प्राचीन भारत का इतिहास महज कुछ पुरानी तारीखों का पुलिंदा नहीं है। ये सत्ता, धोखे और स्वर्ण युगों की हजारों साल लंबी एक बहुत ही दिलचस्प रिले रेस रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम साम्राज्यों के इसी महान चक्र को डिकोड करेंगे। कैसे एक राजवंश दूसरे की राख से उठता है और कैसे ताकत का अपने चरम पर पहुंचना ही अक्सर पतन का कारण बन जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस युग की कूटनीति और राजनीतिक क्रूरता को समझने के लिए इतिहास की एक बहुत ही मशहूर और व्यावहारिक कहावत को ध्यान में रखना होगा, जिससे जीत ना सको उससे दोस्ती कर लो। हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार ने बिल्कुल यही किया था। जब लगा कि लड़ाइयों से बात नहीं बन रही तो उन्होंने सीधे अवंती के राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और सच मानिए, इसी चतुर सोच ने प्राचीन साम्राज्यों की मजबूत नींव रखी थी। तो चलिए इस सफ़र को आसानी से समझने के लिए इसे 5 अहम हिस्सों में बांट लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे मगध के उदय से, फिर मौर्य काल के चरम को देखेंगे, इसके बाद विदेशी आक्रमण और खंडित राज्य, फिर भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण युग और आखिर में दक्षिणी महाशक्तियों के बारे में जानेंगे। हमारा पहला पड़ाव है मगध का उदय। एक ऐसा दौर जहां महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी और एकीकरण की शुरुआत खून खराबे से हुई थी। सोचकर देखिए, इससे पहले कि कोई एक विशाल साम्राज्य उभरता, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप महाजनपदों में बटा हुआ था। कुल 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य थे और यहीं से मगध सबसे प्रभावशाली ताकत बनकर उभरा। मगध ने अपने पड़ोसियों को खुद में मिलाना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने सिर्फ युद्ध का सहारा नहीं लिया। राजा बिंबिसार ने कौशल और वज्जी जैसे शक्तिशाली राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके राजनीतिक गठबंधनों का बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन सत्ता की भूख देखिए। हर्यंक वंश में तो जैसे एक बहुत ही खौफनाक डार्क पैटर्न बन गया था। सिंहासन हथियाने के लिए बेटों ने बेरहमी से अपने ही पिताओं का कत्ल कर दिया। बिंबिसार ने साम्राज्य तो बहुत बड़ा बनाया, लेकिन 492 ईसा पूर्व में उनके ही महत्वाकांक्षी बेटे अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी। और फिर क्या था, इतिहास ने खुद को दोहराया। अजातशत्रु को भी उनके अपने बेटे उदयन ने 460 ईसा पूर्व में मौत के घाट उतार दिया। मतलब सत्ता का लालच खून की रिश्तों से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। सत्ता इसी तरह हर्यंक और शिशुनाग वंशों से होते हुए नंद वंश के हाथों में आई और राजा धनानंद के समय तक आते आते इनकी सैन्य शक्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि आंकड़े सुनकर आज भी हैरानी होती है। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सेना इतनी खूंखार थी कि इसने सिकंदर महान के युद्ध से थके हुए सैनिकों को सचमुच डरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जहां बेशुमार ताकत होती है, वहां भ्रष्टाचार भी पनपता है। इसी भ्रष्टाचार और जनता के बढ़ते असंतोष ने विद्रोह को जन्म दिया, जो हमें दूसरे चरण तक ले जाता है, मौर्य काल का चरम। धनानंद के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास पलट दिया। तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य का राजा ने घोर अपमान किया और इसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया। योजना बिल्कुल साफ थी। पहले एक होनहार शासक खोजे जो उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में मिला, फिर उसे सैन्य कलाओं में प्रशिक्षित किया। उसके बाद सिकंदर के छोड़े गए ग्रीक गवर्नरों को एक-एक करके हराया और अंत में भ्रष्ट नंद राजा को उखाड़ फेंका। ये एक एकदम सटीक रणनीतिक तख्तापलट था। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते सम्राट अशोक की कहानी तो इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय बदलावों में से एक है। शुरुआत में अशोक को चंडाशोक कहा जाता था। उन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी और एक खौफनाक यातना जेल भी बनवाई। लेकिन कलिंग युद्ध के विनाशकारी रक्तपात को देखने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने हथियारों का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और सांस्कृतिक विजय यानी धम्म के रास्ते पर चल पड़े। एक ही इंसान के अंदर इतना बड़ा वैचारिक बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। सम्राट अशोक के शांतिपूर्ण शासन के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण विशाल मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा और हम पहुंच जाते हैं तीसरे युग में, आक्रमण और खंडित राज्यों का दौर। क्रूर आंतरिक विश्वासघात का दौर फिर से वापस आ गया था। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति ने एक सैन्य परेड के बीच कर दी। बाद में शुंग वंश का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। राजा देवभूति को एक दासी ने रानी का भेष बदलकर मार डाला। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत में भेष बदलकर हत्या करना एक पॉपुलर कूटनीतिक चाल बन गई थी।
सत्ता के इस खालीपन ने इंडो ग्रीक, शक और पार्थियों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। पर दिलचस्प बात यह है कि जब इन विदेशी राजवंशों, खासकर कुषाणु ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, वो यहीं की संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गए। गांधार कला शैली इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पारंपरिक भारतीय कला का मध्य एशियाई, रोमन और ग्रीक प्रभावों के साथ एक गजब का फ्यूजन हुआ। ये दिखाता है कि आक्रमणकारी भी भारत की मिट्टी में समाहित होकर कुछ नया और बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। इन आक्रमणों और उथल-पुथल के दौर के बाद भारतीय उपमहाद्वीप ने एक ऐसा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शिखर देखा जिसकी मिसाल दी जाती है। ये था हमारा चौथा पड़ाव, गुप्त राजवंश के अधीन भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल की शुरुआत बिल्कुल किसी थ्रिलर कहानी जैसी है। एक शक राजा ने गुप्त राजा रामगुप्त को हराया और अपमानजनक शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी रानी ध्रुव देवी को उन्हें सौंप दें। कमजोर रामगुप्त मान भी गए, लेकिन उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से ये देखा नहीं गया। उन्होंने एक बेहद साहसी रणनीति अपनाई। चंद्रगुप्त खुद रानी ध्रुव देवी का भेष बनाकर शक राजा के महल में घुसे और उसे वहीं मार गिराया। इस एक ड्रामेटिक एक्शन ने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया और अगला महान सम्राट तय कर दिया। और इसी निडर नेतृत्व में भारत में उस युग की शुरुआत की जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। ये आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों का समय था। सर्जरी के जनक सुश्रुत ने चिकित्सा की दुनिया ही बदल दी। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी दौरान हुई। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी भारत मजबूत था। उन्होंने आक्रामक होड़ों के खिलाफ अपनी सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की। समय बीतने के साथ लगातार हमलों और अंदरूनी दरारों से उत्तर का गुप्त साम्राज्य तो बिखर गया, लेकिन अब शक्ति का संतुलन परिष्कृत दक्षिणी महाशक्तियों की ओर चला गया। ये है हमारा पांचवा और आखिरी चरण। यहाँ उत्तर और दक्षिण के बीच एक बहुत ही कमाल का सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलता है। उत्तर भारत पूरी तरह पितृसत्तात्मक था, जहाँ सत्ता पिता से बेटे को मिलती थी। लेकिन इसके ठीक उलट दक्कन के सातवाहन साम्राज्य में एकमात्र सत्तात्मक झुकाव था। वहाँ के महान राजा बहुत ही गर्व से अपनी माताओं के नाम पर अपना नाम रखते थे, जैसे गौतमीपुत्र शातकर्णी। यह साबित करता है कि उत्तर के उस कठोर ढांचे के अलावा भी एक शक्तिशाली साम्राज्य चलाने के बेहतरीन तरीके मौजूद थे। इस युग का सबसे बड़ा टकराव तब हुआ जब उत्तर की महत्वाकांक्षा दक्षिण की मजबूत दीवार से टकराई। हम बात कर रहे हैं नर्मदा की लड़ाई की। उत्तर के महान और अजय माने जाने वाले राजा हर्षवर्धन का विजयी रथ अंततः नर्मदा नदी के तट पर रुक गया। दक्षिण के चालुक्य वंश के एक अत्यंत चतुर शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यह प्राचीन भारत की महाशक्तियों का सबसे बड़ा और निर्णायक आमना सामना था। पर जैसा कि हमने पूरे इतिहास में देखा है, साम्राज्य का यह चक्र कभी नहीं रुकता। उत्तर की तरह ये बेहद धनी और शक्तिशाली दक्षिणी साम्राज्य भी अंततः अपनों की ही महत्वाकांक्षाओं के शिकार हो गए। सातवाहन वंश छोटे राज्यों में टूट गया। शक्तिशाली वकाटक राजवंश रहस्यमयी साजिशों में उलझकर खत्म हो गया। और जिन बादामी चालुक्यों ने हर्षवर्धन को रोका था, उन्हें अंततः उनके ही सामंतों, राष्ट्रकूटों ने उखाड़ फेंका। वही पुरानी कहानी, पतन का कारण हमेशा अंदरूनी महत्वाकांक्षा ही रही। तो रक्तपात, विश्वासघात और बेमिसाल सफलताओं के इस निरंतर चक्र को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर हर स्वर्ण युग अपने ही विनाश के बीज लेकर आता है, तो एक साम्राज्य की असल कीमत क्या है? सत्ता की इसी लालसा ने महाजनपदों से लेकर चालुक्यों तक का निर्माण किया, लेकिन उसी लालसा ने उन्हें राख में भी मिला दिया। हम आज के इस एक्सप्लेनेटर को इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।